मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अंकित राज, स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पदार्थ विज्ञान का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे आप्तोपदेश। ठीक है, पदार्थ विज्ञान में चैप्टर 11 प्रमोद इरावत से हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आप्तोपदेश। आज हम लोग जानेंगे आप्तोपदेश क्या होता है, इसमें जो जो चीज़ें बताई गई है, जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे आप्तोपदेश। तो आप्तोपदेश में लक्षण क्या होते हैं, आप्त के लक्षण कौन कौन से हैं, आप्तोपदेश के टाइप्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से भेद किए गए हैं, स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोग और रोग की थाम, निदान, चिकित्सा, अनुसंधान और आप्तोपदेश का महत्व और इम्पोर्टेंस ऑफ आप्तोपदेश। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आप्तोपदेश के लक्षण। तथा आप्तोपदेशो नामो आप्तवचनम चरक विमान स्थान 4/4। कहता है कि आप्त पुरुष के वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, इन तीन परीक्षाओं से सर्वप्रथम आप्तोपदेश से ज्ञान होता है, तत्पश्चात प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है। ये कहना चाह रहे हैं हमारे आचार्य कि सबसे पहले अगर किसी रोगी की हम लोग परीक्षा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, किस परीक्षा से करते हैं, आप्तोपदेश से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से। उसके बाद हम लोग अनुमान करते हैं। यदि पहले किसी वस्तु का उपदेश न किया जाए तो प्रत्यक्ष और अनुमान किसकी परीक्षा की जाएगी। कहना चाह रहे हैं हमारे आचार्य कि किसी वस्तु है, कोई पेशेंट है, उसका अगर चीज़ें बढ़िया से डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो उसको आप्त कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग कैसे जान पाएंगे। इसीलिए ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये तीनों परीक्षा करनी चाहिए। ये चीज़ चरक विमान स्थान 4/5 में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आप्त के लक्षण। आप्त के क्या लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, ये चरक संहिता के अनुसार है कि रजस्तमो भयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेनिये येषां त्रिकालमलम ज्ञानम वतम सदा आप शिष्ट विभुतास्ते तेषां वाक्यम संशयम तत्सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् निरस्तमा। चरक सूत्र स्थान 11/18-19। मतलब चरक सूत्र स्थान 11 में 18वां और 19 श्लोक में दिया गया है। रजस्तमो भयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेनिये येषां त्रिकालमलम ज्ञानम वतम सदा आप शिष्ट विभुतास्ते तेषां वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् निरस्तमा। चरक सूत्र स्थान 11/11, इस 11/18। इसमें यह बताना चाह रहा है कि तप और ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो चुका है, इसमें हमारे आचार्य बताना चाह रहे हैं कि आप्त पुरुष कौन है। तो आप्त पुरुष वह है जो तप और ज्ञान के बल से रज और तम से मुक्त हो चुका है, जिनको सदा त्रिकाल भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान निर्धारित रूप से होता हो, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती हो। ऐसे व्यक्ति को आप शिष्ट तथा विभुतास्त कहा जाता है। इन आप्त पुरुषों के वचन संदेह रहित होते हैं, ये सदा सत्य ही बोलते हैं। रज और तम से शून्य होने पर वह असत्य बोलेंगे ही क्यों। कहना ये चाह रहे हैं हमारे आचार्य कि आप्त पुरुष कौन है। आप्त पुरुष वो है जो रज और तम से मुक्त हो चुके हैं, जो इस संसारिक मोह माया को त्याग दिए हैं, जो हमेशा सत्य ही बोलते हैं, मतलब असत्य नहीं बोलते हैं। और असत्य बोलेंगे ही क्यों, वो कहना आचार्य हमारा कहना चाह रहे हैं कि वो असत्य क्यों ही बोलेंगे, तो जबकि वो रज और तम से मुक्त हो चुके हैं, मतलब शारीरिक मोह माया, सांसारिक मोह माया से वो मुक्त हो चुके हैं। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आप्त पुरुष कहेंगे। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। रजस्तमो भयाम निर्मुक्ता ज्ञान बलेनिये येषां त्रिकालमलम ज्ञानम वतम सदा आप शिष्ट विभुतास्ते तेषां वाक्यम संशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् निरस्तमा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निर्मुक्ता का मतलब क्या है। निर्मुक्ता मतलब निश्चिता मुक्त, जो हर चीज से मुक्त हो चुका है। अवलंबम मतलब शब्द अर्थात ग्रहित होने से कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं निरस्तमा। निरस्तमा मतलब तमम प्रत्यात शब्द है। सर्वथा रज गुण रहित व्यक्ति को तमो गुण को भी अभाव हो जाता है, मतलब जो रज के अभाव में तम की प्रवृत्ति नहीं होती है। आप शिष्ट विभुतास्ते तेषां वाक्यम संशयम। आप मतलब जो रज और तम दोनों से मुक्त है,
ठीक है, दोनों दोषों का क्षय होना आप्ति कहा जाता है। इन गुणों से युक्त होने से अर्थात जिनकी रज और तम रूप दोषों का क्षय एवं पुरुष के आप्त कहा जाता है। अब बात करते हैं शिष्ट क्या है। श्लोक में आया था ना शिष्ट। शिष्ट मतलब जिन विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शिष्ट कहते हैं। विभूतार्थ मतलब जिन विषयों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता हो उसे हम लोग विभूतार्थ कहते हैं। शिष्ट मतलब संपूर्ण जगत का कार्य, शिष्ट मतलब संपूर्ण जगत का कार्य, अकार्य, प्रवृत्ति, निवृत्ति, रूप, उपदेश से शिक्षा देने वाला को शिष्ट कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आप्तोपदेश आप्त पुरुष वितर्क रहित अर्थात निश्चित ज्ञान वाले, स्मरण ज्ञान संपन्न तथा कार्य और अकार्य के विभाग को ज्ञान को जानने वाले हैं। वे किसी भी प्राणी के प्रति उत्पत्ति नहीं रखते हैं। उनकी इस गुण से युक्त होने से वचनों को प्रमाण बताया गया है। कुल मिला के आप्तोपदेश में जो है ये श्लोक इंपॉर्टेंट है कि चरक संहिता मतलब आप के लक्षण बताते हुए आप्तोपदेश आप पुरुष बताइए, तो आपको ये श्लोक सबसे पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद बताने पड़ेंगे कि ये श्लोक क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, फिर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिया है, तर्क संग्रह के द्वारा, न्याय वर्तिका के द्वारा, किसी एक आचार्य के अनुसार आप याद रखिएगा। आप्तोपदेश के भेद की बात करते हैं कि आप्तोपदेश के कितने भेद होते हैं। तो आप्तोपदेश के दो भेद होते हैं, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लौकिक पुरुष के वाक्यों को लौकिक उपदेश कहा जाता है और श्रुति या वेद के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहा जाता है। लौकिक आप्तोपदेश किसे कहा जाता है, जो लोक पुरुष में रह रहे हैं, जो वाक्यों से इस लोक से वो जान पहचान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लौकिक आप्तोपदेश कहेंगे। और अलौकिक मतलब श्रुति या वेद के वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश, जो वेद बताए गए हैं जिनके बारे में आप एक्चुअली अभी नहीं जानते हैं, वो अलौकिक आप्तोपदेश। अब हम लोग देखते हैं कि आप शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आप शब्द से सहज आप्त ब्रह्मादि का ग्रहण किया गया है। लौकिक पुरुष के आप्तत्व प्रत्येक विषय को सम्यक ज्ञान से ही संभव है तथा उनके विषयों को राग द्वेष न हो या अर्थ लिया जाता है। मतलब आप तो वो हैं जो हर चीज़ से मुक्त हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो सब चीज़ से मुक्त हैं, राग द्वेष किसी से नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि स्वस्थ को बनाए रखने के लिए आप्तोपदेश का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो है रोज हम लोग स्वस्थ रख पा रहे हैं, इसमें जो है आप्तोपदेश की मदद से कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ की रक्षा एवं रोगों की रोकथाम हेतु विभिन्न अध्यायों के माध्यम से आयुर्वेद संहिता ने आप्तोपदेश का वर्णन किया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, धारणीय वेग, अधारणीय वेग। आचार्य कहना चाह रहे हैं कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, धारणीय वेग, अधारणीय वेग, सही समय पर आहार सेवन मतलब आहार विधि काल, ये सब का सही टाइम पे यूज करके, सही तरीके से यूज करके जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है आप्तोपदेश की मदद से। ठीक है, ये कहना चाह रहे प्रमुख धारणीय वेग, अधारणीय वेग, आहार का सेवन नियम, निद्रा, सही समय पर सो करके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि निदान एवं चिकित्सा में आप्तोपदेश का क्या महत्व है। किसी भी पेशेंट का हम लोग कैसे इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, किसी भी व्याधि की हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उनका निदान काउज कैसे पता करेंगे और उसका चिकित्सा कैसे करेंगे, इसमें आप्तोपदेश का कैसे रोल इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं अभी। तो वैद्य रोगी की परीक्षा के लिए आप्तोपदेश करते हैं। रोगी की अगर परीक्षा कर रहे हैं तो उसको आप्तोपदेश की मदद से करते हैं। एक एक रोग की परीक्षा करते समय ऐसे प्रकोपन वाला, ऐसे प्रकृति, ऐसे कारण, ऐसे स्वरूप, ऐसे स्थान, ऐसे वेदना, ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मतलब आचार्य कहना चाह रहे हैं कि आप्तोपदेश की मदद से किसी भी पेशेंट को हम लोग देखेंगे कि पेशेंट कहाँ का है, जांगल का है, आनुप का है, उसका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इंद्रियाएं, गंध कैसा है। ठीक है, वो उष्ण है, शीत है, रुक्ष है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ऐसे उपद्रव वाला, ऐसे वृद्धि वाला, स्थान वाला कहाँ से है, वो क्षय वाला, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला, ऐसे योग वाला, इस प्रकार जानना चाहिए। इस रोगों में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, ये आप्तोपदेश से जानी जाती है। कुल मिला के किसी भी पेशेंट की व्याधि को ठीक करने के लिए उनमें हम लोग ये देखेंगे कि पेशेंट कैसा है, कहाँ से है, उसका शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कैसा है, वह कैसे बोलता है, प्रकृति कैसी है, वातज है, पित्तज है, कफज है, तब हम लोग उसकी चिकित्सा करेंगे। किसकी मदद से, आप्तोपदेश की मदद से।
अब बात करते हैं, आचार्य चरक ने आयुर्वेद में 3 प्रमाणों का आप्तोपदेश का प्रदान किया है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आप्तोपदेश इन रिसर्च। आज के रिसर्च में आप्तोपदेश की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब रिसर्च में कैसे हम लोग आप्तोपदेश को एक सहज रोल प्ले कर सकते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। आप्त मीन्स लर्न क्रेडिबल पर्सन हु possess knowledge devoid of doubt, attachment and aversion, who are free from defect of रज तम। कहना चाह रहा है कि आप्त पुरुष वो हैं जो रज और तम से दूर हो चुके हैं। वो आप्त का मतलब होता है क्रेडिबल पर्सन, वैसा पर्सन जो अलग नॉलेज रखता हो, हु हैड पोजेस द नॉलेज, जिसके पास जानकारियां हो, अटैचमेंट एंड एडवर्जन, the word such person from the aptopdesh, this authoritative statement are even today। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी, भागवत आचार्य is of the opinion that since the information described in the text is approved by the ancient inscription, this should be administered without discussion। कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ें जो है एंशिएंट इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए बिना किसी बात का डिस्कशन के। ठीक है, कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ ऐसा। दिस क्वेश्चनरीज वन शुड नॉट कंसिडर दैट द आयुर्वेदिक मेडिसिन हैव नो एविडेंस बेस। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आयुर्वेदिक एविडेंस जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उसका कोई एविडेंस नहीं है। हर चीज़ का एक एविडेंस है। And Ayurveda has adopted the scientific method to research for the truth in the form of प्रमाण। आयुर्वेदा जो है एक साइंटिफिक मेथड डेवलप्ड किया है एज ए रूप ऑफ प्रमाण के माध्यम से किसी भी रिसर्च में। दिस ऑथोरेटिव स्टेटमेंट वर द सोर्स ऑफ रिसर्च, और यही ऑथोरेटिव स्टेटमेंट एक सोर्स है, एक हमारे पास तरीके हैं किसी भी चीज़ के रिसर्च के लिए। वेरियस एंशिएंट आचार्य, वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज मेदोक्षय प्लीहा वृद्धि। यहाँ पे एक वर्ड आई है मेदोक्षय प्लीहा वृद्धि, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। मेदोक्षय प्लीहा वृद्धि का क्या मतलब है कि इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। मेदोक्षय प्लीहा वृद्धि का मतलब है कि इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। ठीक है, विदाउट द डिप्लेशन ऑफ मेद धातु दिस स्टेटमेंट वाज कंसिडर्ड एज ए न्यूडस ऑफ रिसर्च। मतलब कहना चाह रहा है कि विदाउट द स्टेटमेंट कंसिडर्ड टू बी न्यूडस फॉर रिसर्च बाय द आचार्य अरुण दत्त एंड ट्राइड टू रिसर्च फॉर हिज काउज एंड इफेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ही कंक्लूडेड विथ एन एक्सप्लेनेशन दैट हेयर प्लीहा वृद्धि शुड बी कंसिडर्ड इन द सेंस ऑफ स्थान स्तुति। मतलब चेंज इन पोजीशन जो है वो प्लीहा वृद्धि का कर रहा है। मतलब प्लीहा मतलब स्प्लीन का इलाज हो जाना, एंड चेंज इन द पोजीशन एंड नॉट इन द टर्म ऑफ इंक्रीज इन द साइज। चेंज इन पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि उसका साइज में वृद्धि। अब हम लोग देखेंगे कि जो है इसमें जो है सब बताए गए हैं कि शब्द के भेद क्या है, इसमें बताए गए शब्द के लक्षण क्या है, शब्द वृत्तियाँ क्या है, सग्र हेतु क्या है। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है कि शब्द के लक्षण बताइए, शब्द के भेद बताइए, सब वृत्तियाँ पूछी जाती है ये। तो हम लोग बात करते हैं शब्द के लक्षण की। शब्दों नाम वर्ण सामान्यम चरक विमान स्थान 8/38। वर्णों अक्षरों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। जो भी वर्ण है अक्षर है उसको जो हम लोग मिला पा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे अक्षर जो है मिलकर के क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। शब्द के भेद बताए गए हैं, शब्द के 4 भेद बताए गए हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, सचतुर्विद दृष्टार्थ अदृष्टार्थ सत्य अनृत्य चरक विमान स्थान 8/38। शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ मतलब दृष्टार्थ मतलब जिसको देखा जा सकता हो, अदृष्टार्थ मतलब जिसको नहीं देखा जा सकता हो, सत्य मतलब बिल्कुल जो सत्य हो, और असत्य मतलब जो सत्य नहीं हो। शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। शब्द के भेद 4 बताए, सब वृत्तियां अलग है, शब्द के भेद अलग है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले दृष्टार्थ के। दृष्टार्थ क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट टू बी साइट। दृष्टार्थ मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग देख सकते हो। जिन वाक्यों में वर्णित विषय में इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें हम लोग दृष्टार्थ करते हैं। जो हम लोग अपने सेंस ऑर्गन स्पेशली चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम लोग जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं उसका हम लोग
उसका हम लोग विजन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टांत कहेंगे। भिन्न भिन्न प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्त योग्य है उसे हम लोग दृष्टांत कहते हैं। उदाहरण के लिए बताया गया है कि असत्व इंद्रिय संयोगे, आत्म प्रज्ञापराध परिणाम दोषों के प्रकोपित होना, प्रकोपित दोष षड उपक्रम से शांत हो जाते हैं। जो भी प्रकोपित दोष हैं हम लोग षड उपक्रम कराते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। इन वाक्यों पर यही अर्थ प्रत्यक्ष पर होता है। अब हम लोग बात करते हैं अदृष्टार्थ, मतलब जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज नॉट एविडेंट टू बी सेंस, मतलब जिसको नहीं देखा जा सकता है। जिन वाक्यों में वर्णित विषय का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता उन्हें हम लोग अदृष्टार्थ कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार वह शब्द प्रमाण जिसके वाच्य अर्थ साक्षात इस संसार में न हो, आत्मधिक या गुण अर्थ रखने वाले अदृष्टार्थ कहते हैं। जैसे कि मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म का होना, आपकी मृत्यु हो गई, उसके पहले आप पूर्ण जन्म में तो थे, तो आप तो देख तो नहीं पा रहे हैं, तो ये अदृष्टार्थ में आ जाएगा। मोक्ष होता है, अब मोक्ष प्राप्ति होती है कि नहीं होती है कोई तो कैसे देखता है, नहीं पता चल पाती ना, तो वो अदृष्टार्थ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सत्य की, मतलब ट्रुथ। जो शब्द जैसा कहा गया वैसा ही हो, यथार्थभूत हो, उसे हम लोग सत्य कहते हैं। जैसे आयुर्वेद के उपदेश बिल्कुल जो आचार्यों द्वारा कही गई है पहले और जो आज है वो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय, मतलब जो भी साध्य रोग हैं, जो भी डिजीज है उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, साध्य है, उनके उपाय जो पहले बताई गई वो आज भी है। अब बात करते हैं अनृत की, मतलब अनट्रूथफुल। जो सत्य के विपरीत हो उसे अनृत या झूठ कह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के मित्र शरीर में वेदना होती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कहता है कि मित्र शरीर में वेदना, मित्र शरीर में कैसे वेदना होगी, ये तो असत्य हो गया ना। आंखों से सुनाई देता हो, आपको कहेगा कान से दिखाई देता हो, तो ये तो गलत बात है ना, ठीक है। तो ये अनृत्य हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे वहां पे, शब्द के भेद। अब आई है शब्द की वृत्तियां, शब्द की वृत्तियां, शब्द वृत्ति दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्फ्यूजन होता है एग्जाम में शब्द के भेद में और शब्द वृत्तियां में। शब्द के भेद भी 4 है, शब्द वृत्तियां भी 4 है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये अभिधा लक्षणा अभिधा लक्षणा व्यंजना और तात्पर्याख्या। वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाले शक्तियों को शब्दवृत्त कहते हैं। वाक्यों के अर्थ को बताने वाले शक्ति को शब्दवृत्त कहते हैं। शब्दवृत्त उसे कहते हैं जो भी वाक्य है उसकी शक्ति को वो बता रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, शब्दवृत्त कहते हैं। शब्दवृत्त या वाक्यवृत्त के 4 प्रकार होते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना और तात्पर्याख्या। 4 भेद बताए गए शब्दवृत्त के। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अभिधा की, कि अभिधा मतलब होता है लिटरल मीनिंग, किसी चीज का लिटरल मीनिंग क्या है। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहां उसकी अभिधा शक्ति होती है। जब किसी शब्द का हम लोग सामान्य अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, अभिधा शक्ति होती है। जैसे कि सिर पर चढ़ना, इस वाक्य का अर्थ किसी वस्तु को किसी स्थान से उठाकर सिर पर रखने हैं, इसे कोई अन्य अर्थ न ले। जैसे कि बेटे को सिर पर चढ़ाया है, या सिर पर चढ़ाने का अर्थ कुछ अन्य है। अभिधा मतलब लिटरल मीनिंग सेम जैसा वर्ड, जैसे कि कहना चाह रहे हैं एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं कि सिर पर चढ़ाना, तो सिर पर चढ़ाना मतलब किसी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसको सिर पर वो रखे हुए हैं। दूसरी मीनिंग हम लोग इसी का लेंगे तो कहेंगे कि उसके पिताजी ने उसे सिर पर चढ़ाया है। सिर पर चढ़ाया मतलब बहुत चढ़ा रखा है सिर पर, तो 2 मीनिंग, लिटरल 2 मीनिंग हो जा रहा है, इसीलिए इसमें हम लोग अभिधा कह सकते हैं, ठीक है। मतलब टेकिंग टू द चेयर, द मीनिंग टू दिस सेंटेंस वुड बी हैविंग कंजर्वेशन विद द चेयर एंड नॉट विद द पर्सन सिटिंग ऑन इट। अब बात करते हैं लक्षणा की। लक्षणा मतलब मिनोटोमी, जिस शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट ना होकर अन्य अर्थ का अबोध होता हो तब उस लक्षण शक्ति कहते हैं। जैसे शब्द की निरुक्ति के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न अर्थ का होना लक्षण कहलाता है। शब्द का वह अर्थ जो अभिधा द्वारा प्राप्त न हो किंतु लक्षणा शक्ति द्वारा प्राप्त हो उसे हम लोग लक्षणाश्रित कहते हैं। जैसे गंगाया घोष, इसका सीधा वाक्य अभिधा से है, यहाँ पर गंगा पर कुटी है, परंतु यह अर्थ न लेकर के गंगा के समीप यह अर्थ लिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तलवारें मैदान में आ गई,
इस वाक्य में यदि तलवार का अर्थ तलवार ही करते तो अर्थ में कठिनाई होती। यहाँ तलवार का अर्थ तलवारबंद सिपाही लेना पड़ता है। यहाँ पे तलवारें आ गई तो तलवार कौन लेके आया? जो सिपाही है वही तो तलवार लेगा। तलवार अपने मन थोड़ी उठ के चली आएगी, वो कोई होगा उसको लेके आया होगा, तो वो कौन है? तलवारबंद सिपाही लेके आया है, तभी तो तलवार आई है। ठीक है, अब बात करते हैं अविधा लक्षणा, उसके बाद बात करते हैं व्यंजना की। सजेस्टेड मीनिंग मतलब सेम टाइप का मीनिंग, जैसे जब वाक्यार्थ और लक्षणार्थ से अतिरिक्त किसी तीसरे ही अर्थ का बोध होता हो तब उसे व्यंजन शक्ति कहते हैं। ठीक है, जब शब्द शक्ति वक्ता बुद्ध जिससे बात की जा रही है प्रकरण, देश, काल, चेष्टा आदि विशेष के कारण व्यंग की प्राप्ति कराती है, उसे हम लोग व्यंजना शक्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बच्चों के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी उसे कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो तुमने मेरा नाम रोशन करोगे। यहाँ बच्चा इस वाक्य के अभिधाय है और लक्ष्यार्थ से भिन्न एक तीसरा अर्थ समझ अपने पिताजी से भाग जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये बताया गया है व्यंजना में कि मान लीजिए कोई लड़का है जिसने एग्जाम में फेल हो गया, वो अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है, पास नहीं हो पाया, तो उसके पिताजी कह रहे हैं, मान लो ताने मार रहे हैं कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी बड़ाई कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम फेल हो गए हो तभी मेरा नाम रोशन करोगे। ठीक है, तब यहाँ पे एग्जाम्पल दे, जैसे बच्चे की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर पिताजी उसे कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे पिताजी उसका ताने मार रहे हैं, तो तुमने मेरा नाम रोशन करोगे। यह बच्चा इस वाक्य को अभिधाय और लक्ष्यार्थ से भिन्न एक तीसरा अर्थ समझ अपने पिताजी से भाग जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तात्पर्याख्या। शब्द की वृत्तियां 4 हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना पढ़ चुके हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे तात्पर्याख्या, मतलब रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, सही बात है। यदि किसी स्थिति में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग किया जाए जिसका कई अर्थ हो, तो ऐसी दशा में अविधा, लक्षणा और व्यंजना से योग्य अर्थ का बोध नहीं होता। इस अवस्था में शब्द की जिस शक्ति का योग अर्थ होता है उसे हम लोग तात्पर्याख्या कहते हैं। तथा कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, यदि किसी स्थिति में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जिसका अर्थ, तो ऐसी दशा में अविधा, लक्षणा और व्यंजना का योग वहां पे नहीं होगा, तो वहां पे किसी जहां पे अविधा, लक्षणा और व्यंजना नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा? तात्पर्याख्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, सैंधव शब्द से 2 अर्थ होता है। सैंधव मतलब क्या होता है? नमक। हम लोग 5 प्रकार के नमक पढ़ते हैं। ठीक है, घोड़ा, सैंधव मतलब घोड़ा भी होता है। सैंधव मतलब नमक तो होता ही है। कोई बोला सैंधव लेके आओ तो कोई नमक लेके आएगा, कोई बोला सैंधव लेके आओ तो घोड़ा थोड़ी ले आएगा। वो मतलब खाना खा रहे हैं हम कहेंगे सैंधव लेके आओ तो वो घोड़ा थोड़ी लेके आएगा, वो उसको नमक ही लाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज आप काम कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं तो कहेंगे सैंधव लेके आओ। अगर कहीं जाना है तो कहेंगे नहीं सैंधव लेके आओ, तो उसमें नमक थोड़ी लेके आएगा, उसमें वो घोड़ा लेके आएगा। ठीक है, यदि भोजन के समय कोई कहे तो सैंधवा मानेंगे, यदि उसका अर्थ लेना चाहिए तो नमक लाओ, ऐसे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अविधा। अविधा मतलब रूढ़ी, जब शब्द के अनेक अर्थ का बोध होता हो या शब्द समुदाय रूप से अर्थ का बोध कराते हैं तो वह रूढ़ी है, जैसे कि जल। ठीक है, यौगिक, जब शब्द के भागों से या अवयवों से अर्थ का बोध होता हो तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों का योग होता है, जैसे कि चिकित्सालय। योग रूढ़ मतलब जब शब्द के 2 शब्दों का योग हो बनता हो परंतु योग के पश्चात उसका अन्य अर्थ भी रूढ़ हो जाता हो तो उग्रूढ़ कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लक्षण, रूढ़ी के क्या लक्षण है। जब शब्द का कोई लक्षण रूढ़ हो जाता हो तब वह रूढ़ी लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए तलवारें मैदान में आ गई, यहाँ पर तलवार का अर्थ है सैनिक से है, ना कि तलवार से है। ऐसा कहने पर रूढ़ी चल रही है। ठीक है, तलवारें मैदान में आ गई ऐसा कहने से सैनिक से, कि सैनिक मैदान में आए तभी तो तलवारें आई हैं।
प्रयोजनावली जब किसी विशेष प्रयोजन हेतु लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है तब उसे हम लोग प्रयोजनवत लक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए आयुर्वेदा अमृतम, मतलब यहाँ आयुर्वेद का खाद्य वस्तु नहीं होने पर भी इस अमृत कहा गया है। आयुर्वेद अमृत की तरह लाभकारी होने से इसे अमृत कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ग्राफ के माध्यम से, टेबल के माध्यम से बताया गया है कि शब्द वृत्ति जो है वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अविधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। शब्द की वृत्ति 4 होते हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। अविधा के 3 भेद बताए गए हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और इसमें लक्षणा के भेद बताए गए हैं, जैसे रूढ़ी, प्रयोजनावर्ती, शब्दी और आर्थो। ठीक है, ये व्यंजना के देखो, लक्षणा के 2 भेद हैं, रूढ़ी और प्रयोजनावर्ती, और व्यंजना के 2 भेद हैं, शब्दी और आर्थो। और इसके फिर 2 भेद किए गए हैं, किसके? ये प्रयोजनावर्ती के, गौणी और सुधा। और गौणी के फिर 2 भेद किए गए हैं, स्वरूपा, साध्यावासना। सुधा के 2 भेद के हैं, लक्षण। आपको इसमें मोस्टली ये याद रखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं क्या याद रखना है आप लोग को। आप लोग को ये याद रखना है कि शब्द की वृत्तियां कितनी है? 4 है, अविधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। ठीक है, शब्द की वृत्तियां कितनी है? 4 है, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्याख्या। और शब्द के भेद कितने हैं? दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और असत्य। इसमें हम लोग अभी देखेंगे, थोड़ी सी और बची हुई है, इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि गौणी लक्षण क्या होते हैं। जब गुणों से सादृश्य दिखने पर प्रयोजन से लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है तब उसे हम लोग गौणी लक्षण कहते हैं। उदाहरण, रमेश गधा है, यहाँ पर रमेश को गधे समान मुख दिखाई देना प्रयोग उसे कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुधा लक्षणा की। जब सादृश्य से अतिरिक्त किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है तब उसे हम लोग सुधा लक्षणा कहते हैं। उदाहरण, गंगा पर कुटी है, यहाँ गंगा में कुटी है ऐसा अर्थ न लेते हुए गंगा के निकट कुटी है ऐसा अर्थ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यंजना की, कि व्यंजना क्या है। तो व्यंजना शाब्दिक है, जब व्यंग शब्द से आश्रित रहता है तब उसे हम लोग शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। इस शब्द के स्थान पर अन्य समार्थी शब्द रख देने पर व्यंग्यान का ज्ञान नहीं होगा। आर्थी मतलब जब व्यंग का अर्थ पर आश्रित रहता है तब उसे हम लोग आर्थी व्यंजना कहते हैं। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट थे ऊपर थे। अब हम लोग बात करते हैं शक्तिग्रह। पूछा जाता है कि शक्तिग्रह हेतु क्या है। शक्तिग्रह हेतु यह बताया गया कि प्रत्येक पद का अर्थ उसके आश्रित शक्ति के सहायता से उजागर होता है। इस शब्द पद शक्ति के प्रति जो साधन है उसे हम लोग शक्तिग्रह कहते हैं। पदों की शक्ति का ज्ञान होना शक्तिग्रह है। शब्द में जिसे अर्थबोधक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शक्तिग्रह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शक्तिग्रह के 8 भेद बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, शक्तिग्रह पूछा जाता है कि शक्तिग्रह के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विकृति और सानिध्य। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाक्य के स्वरूप की बात करते हैं कि वाक्य स्वरूप क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाक्य मतलब पद या समूह 2 या 2 से अधिक जिसका सार्थार्थ अर्थ निकलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं। वाक्यार्थ ज्ञान जो है 3 लोग, आकांक्षा, योग्यता और शतृद्धि से होता है। वाक्यार्थ हेतु जो है 3 होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और शतृद्धि। आकांक्षा की बात करें तो एक वाक्य में कोई शब्द या पद होते हैं, ऐसा होने पर भी कई बार वाक्यार्थ का बोध नहीं हो पाता। वाक्यार्थ का बोध होने के लिए एक पद का दूसरे पदों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसे ही आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा का अभिप्राय है कि वाक्य में शब्द ऐसे ही रखे न हो
वे मिलकर किसी तात्पर्य का बोध कराते हो। अभिधा का मतलब ये है, आकांक्षा का मतलब ये है कि शब्द जो है कोई भी रखा ना, वो किसी चीज को वो बोध करा हो, किसी चीज का वो लिटिल मीनिंग बता रहा हो, वो क्या है, आकांक्षा है। जैसे कि एग्जाम्पल, रमेश और सुरेश पढ़ते हैं। यहाँ केवल रमेश और सुरेश कहने से वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता, किंतु पढ़ते हैं कहने पर वाक्य का योग ज्ञान होता है। रमेश और सुरेश इतना बोलेगा तो क्या पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, इससे ये पता चल रहा है कि हाँ वो दोनों पढ़ रहे हैं, तो इससे वाक्य की पूरी सेंटेंस क्लियर हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं योग्यता की। अर्थ का बाधित न होना योग्यता है। योग्यता का अभिप्राय है कि पदों के समूह से निकाला हुआ अर्थ असंगत और असंभव न हो। उदाहरण, पानी में हाथ चल गया। योग्यता मतलब अर्थ से बाधित न होना योग्यता है। योग्यता का अभिप्राय यह है कि पदों के समूह से निकाला हुआ अर्थ या असंगत, जैसे कि पानी जो है हाथ में, पानी में हाथ चला गया, ये मतलब वो बताना चाह रहा है। अब बात करते हैं हम लोग सत्रिधि की। सत्रिधि या आसिक्त का अर्थ सामीप्य या निकटता से। सत्रिधि मतलब कोई चीज समीप है या निकट है, अर्थात अर्थबोधक कराने वाला पदों के बीच देश या काल का व्यवधान न हो। पदों का बिना विलंब से किया गया उच्चारण सत्रिधि कहलाता है। जैसे कि पानी, पानी कहने से क्या मतलब पता चलता है, पानी कहकर कुछ समय के बाद बह रहा है। हम लोग बोले पानी, उसके बाद बोलेंगे बह रहा है, तो दो सेंटेंस हो रहा है ना। कहने से काल के व्यवधान हो जाता है, जिससे वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता है। हम लोग बोले पानी, उसके बाद कुछ देर बोलेंगे बह रहा है, तो पता नहीं चल पाएगा क्या बह रहा है, नहीं बह रहा है, ऐसे। ठीक है, शब्दवृत्ति, वाक्यार्थ, ज्ञान हेतु आदि का आयुर्वेद में प्रयोजन क्या है। अधिकतर आयुर्वेद के ग्रंथ गुरु शिष्य संविधान रूप में लिखे गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा बताई गई है आयुर्वेद में। उपदेष्टा अपनी बात कहने के लिए अनेकानेक वाक्य, चतुर्थ वाक्य, छल आदि का प्रयोग करते हैं। इन्हें उपदेशों का यथार्थ समझने के लिए शब्द हेतु, व्याख्या हेतु, ज्ञान हेतु आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि आप्तोपदेश के लक्षण क्या हैं चरक के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। रजस तमो व्याम निर्मुक्ता ज्ञान बले आप तिस बोसाते से साम वाक्यम संशयम कहाँ गया सत्यम वक्षन्ते, ये इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप्तोपदेश के भेद क्या थे, लौकिक भेद थे, अलौकिक भेद थे, शब्द के लक्षण कितने थे। ठीक है, मोस्टली इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। देखिए, आप्तोपदेश में सबसे पहले पूछा जाता है कि आप्त पुरुष के लक्षण बताइए। ठीक है, तो आप्तोपदेश के लक्षण में आपको श्लोक लिखने, आप्तोपदेश के लक्षण लिखने हैं, फिर आप्तोपदेश के लक्षण में आप लोग के ये श्लोक लिखना है। ये श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है, रजस तमो व्याम वाला। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आप्तोपदेश। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5 नंबर में सबसे पहले पूछा जाता है कि शब्द के भेद क्या है। ठीक है, और शब्द भेद, शब्द के भेद और शब्द की वृत्तियां दोनों अलग अलग हैं। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि शब्द के भेद कितने हैं, शब्द की वृत्तियां कितने हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद शक्ति ग्रह भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शक्ति ग्रह बताइए। ठीक है, तो शक्ति ग्रह के कितने भेद होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।